नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान और अध्याय 5 जंतुओं में जन्म इसके बारे में जानेंगे। इस पाठ को पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स है जिसके माध्यम से आपको पूरा पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जंतुओं में जनन। प्रत्येक जीव क्या करता है? प्रत्येक जीव जनन द्वारा अपनी उत्तरजीविता बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? उत्तरजीविता। अब इसका क्या मतलब होता है? उत्तरजीविता का मतलब होता है कि अपनी नई पीढ़ी को वो आगे लेकर के आए। वो अपनी पीढ़ी को इस प्रकृति के अंदर बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है? जनन करता है। ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी आ गई, उसके बाद यदि वो जनन नहीं करेगा तो अगली पीढ़ी नहीं आएगी। तो उस अगली पीढ़ी को लेकर आने के लिए उसे जनन करना पड़ता है। फिर देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? जनन जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन क्यों आवश्यक है? पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पीढ़ी को बनाए रखने में सहायता करता है। ये जन्म नहीं है, जनन है, इसको देख लेना। जनन जीव की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बिना जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर उसे अपनी जाति को बनाए रखना है, अपनी नई पीढ़ी को लेकर के आना है, तो उसे जनन करना ही पड़ेगा। और ये प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, हर जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। देखिए, कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि जीव जनन क्यों करता है। पहला बिंदु जो है वो है प्रजाति का अस्तित्व। जन्म के माध्यम से प्रजातियां आगे बढ़ती हैं। यदि जन्म नहीं होता तो प्रजातियां समय के साथ समाप्त हो जाती है और वो जीव और उसकी प्रजाति पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी प्रकृति से, इस पृथ्वी से। इसलिए उसको जनन करना पड़ता है। और अपनी जनसंख्या का इससे क्या रहता है? जनसंख्या का संतुलन भी बना रहता है। पुराने मर गए तो नई पीढ़ी आ रही है, तो उससे क्या होता है? किसी जाति का जो जनसंख्या है उसका संतुलन बना रहता है। यदि पिछले मरते गए और आगे नई पीढ़ी नहीं आएगी तो फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अपनी जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए भी जीव जनन करता है। सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ये आपको पता है, मनुष्य समाज में रहता है तो उसकी एक सामाजिक संरचना है, उसका निर्माण भी होता है। उसका निर्माण सीधा जनन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है यदि जीव जनन नहीं करते तो क्या होता? बताइए क्या होता? अगर जीव जनन नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देखिए, अब जनन की कुछ विधियां हैं। जनन की विधियां क्या क्या हैं? पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती है। एक तो होता है लैंगिक जनन, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। ये कैसे होता है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। और ये पढ़ने के साथ अपन ये भी जान पाएंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। दोनों में अपने जननांग होते हैं। नर में अपने जननांग होते हैं, नर जननांग, और मादा में अपने मादा जननांग पाए जाते हैं। नर जो है उसमें नर जननांग, और नर जननांग में क्या बनता है? नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। मादा के अंदर अपने मादा जननांग पाए जाते हैं, और मादा जननांग में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अपने को पता लग गया, इसे याद रखना। जो नर का है युग्मक क्या है? उसका नाम है शुक्राणु। मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु। इसमें नर तथा मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। देखिए, नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाएंगे। संलयित होने का मतलब जुड़ना, और संलयित होकर किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज, जिसे कहते हैं जाइगोट, इसका निर्माण करते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस युग्मनज का विकास कहाँ होगा? मादा के गर्भाशय के भीतर होगा। ठीक है, यह युग्मनज बड़ा होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है।
इस प्रकार का जनन जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, लैंगिक जनन के बिंदु जाने। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर में अपने जननांग होते हैं जिसके अंदर नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा के अंदर अपने मादा जननांग पाए जाते हैं जिसके अंदर मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का क्या होता है, संलयन होता है, और संलयन होकर के युग्मनज का निर्माण होता है। और संलयन होने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये बात हम आगे जानेंगे। और इस प्रकार का जन्म जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जन्म कहलाता है। तो कहने का मतलब लैंगिक जन्म में नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन होता है। अब देखिए अलैंगिक जन्म में लैंगिक जन्म में आधे गुण पिता से और आधे गुण माता से आते हैं। देखिए युग्मक मादा का युग्मक और नर युग्मक दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए आधी इन्फॉर्मेशन माता की, आधी इन्फॉर्मेशन पिता की। 50-50% गुण है वो माता पिता से आते हैं। फिर देखिए अपन लैंगिक जनन में नर जननांग के बारे में जानेंगे। नर जननांग जो है उसके कई भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। एक जोड़ी वृषण। नर युग्मकों का निर्माण इसी वृषण के अंदर होता है। देखिए एक जोड़ी वृषण जो है वो नर में पाया जाता है। जोड़ी का मतलब संख्या में 2 वृषण होते हैं। नर युग्मकों यानी शुक्राणुओं का उत्पादन इन्हीं वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, इसके अंदर होता है। और इन टेस्टिस से 2 शुक्राणु नलिकाएँ जुड़ी होती है। और ये शुक्राणु नलिका का क्या काम है, यह नर युग्मकों को वृषण से शिश्न तक लेकर आती है। वृषण से शिश्न तक लेकर आती है। ये देखिए ये है वृषण, ये है वृषण, संख्या में 2, 1 और 2। उदर गुहा में लटके रहते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु यहीं बनते हैं नर में। और ये जो नलिका है डोरी जैसी, ये है शुक्राणु नलिका, संख्या में 2 होती है। ये क्या करते हैं, जो शुक्राणु बन जाते हैं उसको फिर यहाँ फिर शिश्न तक लेकर के आती है। फिर तीसरा पार्ट होता है शिश्न। क्या होता है, शिश्न। ये शिश्न क्या करता है, एक मिनट। शिश्न नर युग्मकों को मादा के शरीर में छोड़ने का काम करता है। देखिए ये होता है सिलसिला, ये मांसल संरचना होती है और इसका नाम है शिश्न। ये क्या करते हैं, मादा की बॉडी के भीतर है वो शुक्राणुओं को इंजेक्ट करके आता है, भीतर छोड़ करके आता है शिश्न। ये 2 देखिए शिश्न जो है ये मूत्र मार्ग का भी काम करता है और शुक्राणुओं को मादा के भीतर छोड़ के भी आता है। शुक्राणुओं को माता के शरीर के भीतर छोड़ कर के भी आने का काम है वो इसी शिश्न का होता है। एक कॉमन डक्ट है ये, यहीं से जो है वो शुक्राणु जाएगा, यहीं से है वो यूरिन जाता है। ठीक है, आगे देखिए शुक्राणु की संरचना कैसी होती है ये भी ध्यान देते हैं। शुक्राणु मेन रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो सिर होता है, दूसरा मध्य भाग होता है, तीसरा उसमें पूंछ होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। सिर इसका तिकोना होता है। कैसा होता है, तिकोना। ये तिकोना क्यों होता है, क्योंकि ये अंडाणु को भेदने का काम करता है। और मध्य भाग क्या होता है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको ऊर्जा देता है। और तीसरा पार्ट है पूंछ। पूंछ क्या करती है, गमन में सहायता करती है। इसको मादा के भीतर आगे लिक्विड के अंदर ना तैर के मादा के भीतर जाना पड़ेगा, अंडाणु तक पहुंचना पड़ेगा, इसलिए गमन हेतु पूंछ काम आती है। तो 3 भाग शुक्राणु में पाए जाते हैं। अब देखो इसी में पूछा गया है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है, गमन में काम आती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के काम आती है। ठीक है, क्योंकि निषेचन के लिए कहाँ जाएगा, अंडाणु के पास जाएगा, तो गमन करने में पूंछ काम आती है। फिर है मादा जननांग। अब मादा जननांग के भी निम्न भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं अभी देख लेते हैं। मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय होता है। ये देखिए एक अंडाशय और ये दूसरा अंडाशय। ऐसा लगता है 2 हाथों में लड्डू रखे हैं, लेकिन ये जो है ये अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है।
संख्या में 2 होते हैं और मादा के अंदर शरीर के भीतर अंडाशय पाए जाते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण यहीं होता है। इन्हीं अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु बनता है। स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन होता है। स्त्रियों में क्या होता है कि हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगर इस महीने इस अंडाशय से निकला है अंडाणु तो अगले महीने इस अंडाशय से निकलेगा। आगे बात समझो, हर महीने एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है। अंडाशय से आगे देखिए ये अंडवाहिनी है, संख्या में 2 होती है। अंडाणु का निषेचन जो होता है इन्हीं नलिका के अंदर होता है। ये पूछा जाता है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है, गर्भाशय में नहीं होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है। ये बात याद रखना। फिर है गर्भाशय। तीसरा पार्ट जो है इसका है गर्भाशय। गर्भाशय जो है निषेचित अंडा, निषेचन के पश्चात अंडाणु और शुक्राणु जो मिलते हैं, देखिए शुक्राणु तैरता हुआ आएगा और यहाँ पर अंडाणु मिलेगा, तो अंडाणु तक पहुँचेगा शुक्राणु और इसको फर्टिलाइज़ कर देगा। और जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो निषेचित अंडा जो है वो आगे इस गर्भाशय के भित्ति से जुड़ जाएगा। ये निषेचित अंडा यहाँ आएगा, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाएगा, रोपित हो जाएगा। इसको कहते हैं रोपण। गर्भाशय में रोपण हो जाता है जो आगे चलकर नए भ्रूण का निर्माण, नए शिशु का निर्माण करेगा। इससे नवजात शिशु बनेगा या नए शिशु का निर्माण होगा। क्या होगा, नए शिशु का निर्माण होगा। इसी से फिर आगे चलकर है वो नए शिशु का निर्माण होगा। ठीक है, तो फिर आगे देखिए शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। याद रखना, एकल कोशिका होती है। अंडाणु भी एकल कोशिका है और शुक्राणु भी एकल कोशिका है। फिर देखिए निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का आपस में जुड़ना। जुड़ना का मतलब संलयन होना। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होना या जुड़ना ही क्या कहलाता है, निषेचन होगा। अभी मैंने बताया निषेचन कहाँ होगा, निषेचन की क्रिया जो है वह अंडवाहिनी के अंदर होगी, इस नलिका के अंदर होगी। इस नलिका का नाम है अंडवाहिनी। ठीक है, तो नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का आपस में जुड़ना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। निषेचन के पश्चात क्या बन रहा है, युग्मनज बनता है। ये देखिए, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु पहुँचे हैं कहाँ पर, अंडवाहिनी के अंदर। ये क्रिया जो है निषेचन की हो रही है, ये निषेचन हो रहा है। और निषेचन हो कहाँ रहा है, अंडवाहिनी। किस में पाई जा रही है, मादा के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर ही निषेचन होता है। ये देखिए बहुत सारे शुक्राणु हो रहे हैं लेकिन कोई एक शुक्राणु ही अंडाणु को भेद पाता है। जैसे ये शुक्राणु है वो पहुँच गया अंदर। अब इसका ये हेड पार्ट तो अंदर रह जाएगा और बाहरी जो पूंछ का हिस्सा है ये बाहर ही रह जाएगा। और जो हेड पार्ट है इसके अंदर केंद्रक होता है। ये दोनों, ये केंद्रक मादा का है और ये नर का केंद्रक है। शुक्राणु का हेड पार्ट है यानी केंद्रक है इसका, इसी के अंदर इसका केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे, संलयित हो जाएंगे, संलयित केंद्रक, और क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। ठीक है, ये युग्मनज आगे चलकर क्या करेगा, इसके अंदर विभाजन होगा, बहुत सी सेल का एक गुच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेल का एक गुच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब निषेचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। निषेचन कितने प्रकार का होता है, निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाहरी निषेचन। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के भीतर होती है, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के भीतर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर, मानव में अभी देखा, मादा के भीतर जो है, शरीर के भीतर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के भीतर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है, गाय में भी शरीर के भीतर ही निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। भैंस के अंदर भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है।
कुत्ते में है, मुर्गी है, और भी बहुत सारे होते हैं, भेड़ है, ठीक है, इनके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। शेर है, चीता है, बाघ है, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। फिर देखिए बाह्य निषेचन। जब निषेचन की क्रिया यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है, तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। सीधा सा मतलब, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के भीतर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। अब बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मछलियों, स्टारफिश, मेंढक में भी है वो बाह्य निषेचन पाया जाता है, जलीय प्राणियों में पाया जाता है। तो बाह्य निषेचन जलीय जीवों में पाया जाता है। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं। मादा एक साथ सैकड़ों अंडे छोड़ देती है। सभी अंडे जेली जैसे पदार्थ द्वारा जो है जेली जैसे पदार्थ द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। देखिए ये बहुत सारे अंडे हैं, अंडाणु है, किसके हैं, मेंढक के हैं। मेंढक के बहुत सारे अंडे और ये जेली जैसे पदार्थ द्वारा ढके रहते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में, अलग नहीं होते। ये जेली जैसे पदार्थ द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जेली जैसा पदार्थ इन अंडों को एक साथ बांधे रखता है ताकि जल की धाराओं के साथ ये बहकर चले न जाए, इधर उधर न चले जाए। और नर जो आता है ना, उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। नर जो है बहुत सारे शुक्राणु छोड़ देगा और ये शुक्राणु क्या करेंगे, इनको आकर के निषेचित कर देंगे, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन ये सारे अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। उसका कारण है कुछ अंडे तो है वो दूसरे जीव जो होते हैं, जलीय जीव, दूसरे जीवों का भोजन बन जाते हैं। कुछ अंडों को दूसरे जीव खा लेते हैं। कुछ शुक्राणु है वो पानी में भटक जाते हैं इधर उधर, तो अंडे तक नहीं पहुंच पाते। तो कुछ शुक्राणु पहुंच पाते हैं और जो शुक्राणु पहुंच पाते हैं वो ही इन अंडाणुओं को है निषेचित कर पाते हैं और निषेचन से फिर आगे एक नए जीव का निर्माण होता है। कि शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से तैरता हुआ अंड कोशिका के संपर्क में आता है और परिणाम स्वरूप निषेचन होता है। एक बार फिर देखिए, बाह्य निषेचन जलीय जीव में पाया जाता है। नर और मादा पानी में एक साथ आते हैं। मादा एक साथ सैकड़ों अंडे पानी में छोड़ देती है। सभी अंडे जो होते हैं जेली जैसे पदार्थ द्वारा एक साथ जुड़ जाते हैं। उसी समय नर उन शुक्राणु पर क्या छोड़ देता है, नर उनके ऊपर शुक्राणु छोड़ देता है, अंडों के ऊपर। अंड जो कोशिका है, ये अंडे बोलते हैं इसको, अंड कोशिका बोल दो, डिम्ब बोल दो, बात एक ही है। इन अंडाणुओं के ऊपर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से तैरता हुआ अंड कोशिका के संपर्क में आता है। जैसे कि यहाँ पे नर आ गया, ये बहुत सारे शुक्राणु छोड़ेगा। ये शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से तैरते हुए अंडाणु तक पहुँचेंगे और इनको क्या करेंगे, निषेचित कर देंगे और निषेचन से फिर नए जीव का निर्माण होगा। अब देखिए प्रश्न है कि क्या मादा द्वारा दिए गए सभी अंडों का निषेचन होता? नहीं, सभी अंडों का निषेचन नहीं हो पाता है। उसका कारण है कि कुछ शुक्राणु है वो भटक जाएंगे, कुछ अंडे जो है वो दूसरे जीव खा लेंगे, जिसके कारण सभी अंडाणुओं का निषेचन नहीं हो पाता है। कुछ मर जाएंगे, कुछ शुक्राणु पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ शुक्राणु पहुंच पाएंगे। जो शुक्राणु पहुंचेंगे वो इनको निषेचित करेंगे। तो सभी अंडों का क्या नहीं होता, निषेचन नहीं होता है। बहुत से प्रकार की समस्याएं रहती है। बाहरी वातावरण की समस्या है, पानी के अंदर दूसरे जीव उपस्थित है, पानी की धाराएं हैं जो बहा कर के ले जाती है अंडाणुओं को भी, ठीक है, शुक्राणुओं को भी। तो इस कारण से है वो, कई कारण हैं, प्राकृतिक कारण है जिसके कारण से है वो सारे अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। अब देखिए भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। जब निषेचन हो जाता है, ठीक है, निषेचन जान लिया, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। जब निषेचन हो जाता है परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं का गोला, देखो कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। एक कोशिकाओं का गोला बनता है, ये कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है युग्मनज। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहित यानी कि एक साथ समूह में होने लगती है। समूह में आकर के क्या बनाएगी, उत्तक बनाएंगी। एक जैसी कोशिकाएं इकट्ठी होकर समूह बना करके उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक से फिर आगे चलकर अंग का निर्माण होता है
तो कहने का तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न उत्तक एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। भ्रूण आगे चल के क्या करता है? गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और विकसित होता रहता है। सामान्य बच्चे का जैसे विकास होता है उसी प्रकार है वो गर्भाशय के अंदर मादा के शरीर के भीतर विकास होता रहता है। जिनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है तो मादा के शरीर के भीतर विकास होगा, और जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है उनमें मादा के शरीर के बाहर विकास होगा। फिर क्या है? गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक संरचनाएं जैसे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ है, पैर है, सिर है, आँख है, कान है, नाक है इत्यादि विकसित हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। भ्रूण की यह अवस्था जिसमें उसके सभी अंगों की पहचान हो सके उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या देती है? जन्म देती है। मानव के अंदर 9 माह का समय होता है। 9 माह बाद है वो माता है वो नवजात शिशु को जन्म देती है। हर जीवों के अंदर ये पीरियड जो है वह अलग अलग होता है। आगे देखिए, शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं। शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। जब संरचना है समूहीकृत होने लगती है तो इसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं समूहीकृत होकर के भ्रूण का निर्माण करती है। भ्रूण आगे चलकर जब इसके अंदर सारी संरचनाएं स्पष्ट रूप से आँख, कान, नाक वगैरह दिखने लग जाते हैं तब इसे गर्भ कहते हैं। और जब गर्भ के अंदर है वो शिशु का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। इसकी डिलीवरी होती है बेटा, डिलीवरी होती है, यानी नवजात शिशु का जन्म होता है। कितने माह बाद? 9 माह बाद। मानव के अंदर 9 माह। अन्य जीवों के अंदर यह काल जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब देखिए, मादा के शरीर के भीतर है वो युग्मनज से भ्रूण का विकास दिखाया गया है इसके अंदर। ये देखिए अंडोत्सर्ग है, यानी अंडाशय है। ये इस अंडाशय से क्या हो रहा है? इस अंडाशय से अंडा बाहर आ रहा है। ये अंडाशय है, ये पूरा इस अंडाशय से ये अंडा बाहर आया और शुक्राणु इस तक पहुंच गया, और शुक्राणु इसको क्या कहते हैं? निषेचित कर दिया, और निषेचित करने से क्या बन गया? युग्मनज बन गया। बताया था निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यह निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। ये देखिए अंडवाहिनी है। निषेचन की क्रिया जो है वो अंडवाहिनी में होती है। जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज बनता है। युग्मनज धीरे धीरे इस बहुत सी कोशिकाओं में विभाजित होता रहता है। 2 बन गए, देखिए ये बहुत सारी कोशिकाओं को गुच्छा बन गया, ये और कोशिकाओं को गुच्छा बन गया, ये और कोशिकाएं विभाजित होते गुच्छा बन जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं विभाजित करने लगती है और अंडवाहिनिका से कहाँ, अंडवाहिनी से कहाँ जाते हैं? ये आ जाते हैं गर्भाशय में, और गर्भाशय में ये भ्रूण जो है वो रोपित हो जाता है और इस भ्रूण का धीरे धीरे विकास होता रहता है गर्भाशय के अंदर, माता के शरीर के भीतर गर्भाशय में इसका विकास होता रहता है। और भ्रूण से फिर क्या बनेगा? गर्भ बनेगा, जिसके अंदर सारी संरचनाएं है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगी, तो अब इसे गर्भ कहेंगे। और 9 माह बाद है वो जब इसका गर्भाशय के अंदर विकास पूरा हो जाएगा तो माता है वो नए शिशु को या नवजात शिशु को जन्म देगी। नवजात शिशु को या नए शिशु को जन्म देगी। ठीक है, ये देखिए ये संरचना इधर भी दिखाई गई है। कोशिकाओं का गुच्छा बन गया है, ये कोशिकाओं का पिंड। ठीक है, ये कोशिकाओं का गुच्छा है, और ये देखिए ये यहाँ की संरचना यहाँ दिखाई गई है। गर्भाशय की भित्ति से है वो भ्रूण है वो रोपित हो गया, देखो विकसित होता है भ्रूण। ये गर्भाशय की भित्ति है जिसके भीतर एक भ्रूण है वो विकसित हो रहा है। ठीक है, इससे जुड़ गया है ताकि ये कॉन्टैक्ट करे तो फीटस झड़ के बाहर ना जाए, इसलिए गर्भाशय की भित्ति में रुक जाता है, धस जाता है, अंदर जुड़ जाता है उससे। ठीक है, अब देखिए हमने निषेचन के बारे में जाना, भ्रूण के परिवर्तन के बारे में जाना। इसके बाद आता है कि कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं
और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। तो इस प्रकार सीधे बच्चे पैदा करने वाले और अंडे देने वाले दो प्रकार के जीव हो गए। एक होता है जरायुज, जिसे कहते हैं विविपेरस। जरायुज वे जीव जो सीधे ही बच्चे पैदा या शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। वे जीव जो सीधे बच्चे को या शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। सीधे बच्चे को कौन पैदा करता है? मानव के अंदर सीधे बच्चे पैदा होते हैं। गाय है, भैंस है, कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, शेर है, बिल्ली है, ये सब जो है जरायुज है, यानी ये सीधे बच्चे पैदा करते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे बच्चे नहीं देते, जो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं या अंडप्रजक जीव कहलाते हैं। जैसे मुर्गी है, जैसे छिपकली है, ये अंडप्रजक है। कैसे है? अंडप्रजक जीव है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए मुर्गी के बारे में अपन जानेंगे। मुर्गी में मानव की तरह निषेचन तो आंतरिक पाया जाता है, यानी मुर्गा और मुर्गी पास पास आएंगे, क्रॉसिंग करेंगे। मुर्गा अपने शुक्राणु मुर्गी के शरीर के भीतर छोड़ देगा तो आंतरिक निषेचन पाया जाएगा। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन जो है वो, या अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जो है वो मुर्गी के शरीर के भीतर होता है, इसलिए मुर्गी में मानव की तरह आंतरिक निषेचन पाया जाता है। फिर भी मुर्गी अंडे देती है, सीधे शिशु को जन्म नहीं देती। क्या होता है कि मुर्गी में निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद तो युग्मनज ही बनता है। युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इसके नीचे की ओर बढ़ने के साथ साथ इसके ऊपर एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। सुरक्षित परत जब पूर्ण रूप से विकसित होकर कठोर हो जाती है तब मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, यानी मुर्गी अंडा जो है वो देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लगता है। ये 3 है, 3 सप्ताह का समय लगता है। 3 सप्ताह का समय लगता है, यानी 21 दिन के अंदर है वो अंडे से चूजा बाहर आ जाता है। मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। अब देखिए, शिशु से वयस्क होना। शिशु से वयस्क होना। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी, यानी या तो सीधे बच्चे होंगे या फिर अंडे से दूसरे जीव निकलेंगे। अंडप्रजक जीव अंडे देंगे, जिससे फिर मुर्गी में जैसे 3 सप्ताह बाद प्राणी निकलते हैं, जीव निकलता है, चूजा निकलता है। उसी प्रकार के नवजात जन्मे प्राणी, यानी या फिर अंडे के स्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। वृद्धि कब तक चलेगी? एक निश्चित समय होता है शरीर के बढ़ने का। कब तक चलेगी? जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। वयस्क होने के बाद शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उनके बचपन में तो शरीर कैसा ही होता है और वयस्क होने पर शरीर कुछ अलग हो जाता है, जैसे कायांतरण है। ऐसे जीव मेंढक है, मेंढक में कायांतरण पाया जाता है। मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें पूंछ पाई जाती है। देखिए मेंढक का टेडपोल लार्वा है, इसके अंदर ये पूंछ है। ये टेडपोल लार्वा में पूंछ है, ये पूंछ है मेंढक के अंदर। लेकिन जैसे ये वयस्क बना, ये वयस्क हो जाता है तो इसकी पूंछ गायब हो गई, पूंछ है ही नहीं, पूंछ गायब हो गई। तो इसी प्रकार क्या है, कायांतरण किसे कहते हैं कि मेंढक के टेडपोल लार्वा में पूंछ पाई जाती है जो रूपांतरित होकर वयस्क मेंढक में बदल जाती है। जो रूपांतरित होकर, देख पूंछ रूपांतरित नहीं होती, कहने का मतलब ये है कि मेंढक के अंदर जो पूंछ होती है, जो टेडपोल लार्वा में पूंछ होती है, वयस्क होने के साथ ये पूंछ गायब हो जाती है। ठीक है, पूंछ जो है वयस्क होने के बाद रूपांतरित, वयस्क में रूपांतरित जब टेडपोल लार्वा होता है तो पूंछ गायब हो जाती है। जिसमें पूंछ गायब हो जाती है इसे ही क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। मेंढक ने अंडे दिए, अंडे से ये बाहरी निषेचन इसमें पाया जाता है, फिर उसे टेडपोल लार्वा बनता है। पोखर तालाब में आपने छोटे छोटे देखे होंगे लार्वा,
उसके अंदर क्या पाया जाता है, पूंछ पाई जाती है। पूंछ है वो मेंढक को जल में तैरने में सहायता करती है। लेकिन जैसे जैसे वयस्क बड़ा होता जाता है वैसे वैसे पूंछ गायब हो जाती है। जैसे पूर्ण रूप से वयस्क बन जाता है तो पूर्ण रूप से पूंछ जो है वो गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं कायांतरण। अब देखते हैं, ये लैंगिक जनन के बारे में हमने जाना। अब इसी का दूसरा पार्ट है अलैंगिक जनन। कौन सा है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, अभी हमने लैंगिक जनन में देखा कि दो जीव पास पास आते हैं, दो जीव है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, मादा और नर। ठीक है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनेंगे। युग्मक नहीं बनेंगे तो इसका मतलब युग्मकों का संलयन भी नहीं होगा, युग्मक जुड़ेंगे नहीं। युग्मक जुड़ेंगे नहीं यानी कि निषेचन नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं। और अलैंगिक जनन में यानी इस प्रकार के जनन में, अलैंगिक जनन में संतति हूबहू अपने जनक के समान होती है। हूबहू किसके समान होगी? अपने पेरेंट के समान होगी, जनक के समान होगी, जिससे वह जीव बन रहा है उसके जैसी होगी एकदम हूबहू। इस प्रकार का जनन जो है वो हाइड्रा में पाया जाएगा, अमीबा में मिलता है, यीस्ट में मिलता है, पैरामेशियम में मिलता है। इस प्रकार का जनन है वो अलैंगिक जनन इन जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। हमारी किताब में दो प्रकार का दे रखा है, इसलिए हम दो प्रकार का पढ़ेंगे। वैसे और भी होते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, लेकिन हमारी किताब में दो प्रकार हैं। एक तो है द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? देखिए, ये अमीबा में पाया जाता है समझ लो। देखिए, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। एक जीव जो है दो जीव में विभाजित हो जाता है, दो संतति जीव में विभाजित हो जाता है, इसे द्विखंडन कहते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, इसे द्विखंडन कहते या द्विखंडन कहते हैं। यानी एक जनक जो है वो दो जीवों में बंट जाएगा। कैसे बंटेगा? देखिए, उदाहरण के लिए द्विखंडन किस में पाया जाता है? अभी बताया अमीबा में पाया जाता है। उदाहरण याद रखना, सीधा सीधा पूछ लेते हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। द्विखंडन द्वारा ये भी पूछ सकते हैं, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन को समझाइए, तो आपको ये पूरी बातें लिखनी होगी और साथ में चित्र भी बनाना होता है। तो देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सर्वप्रथम अमीबा जो है, अमीबा की कोशिका में एक खांच उत्पन्न होती है। ये देखिए, धीरे धीरे खांच बनती है दोनों तरफ से। ये खांच धीरे धीरे गहरी होती जाती है। ये देखिए, खांच बन रही है इधर से और इधर भी खांच बनती है। यह खांच धीरे धीरे गहरी होती जाती है। इसमें उपस्थित केंद्रक भी है वो दो भागों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, केंद्रक भी है वो जो दो भागों में बंट रहा है, विभाजित होता केंद्रक है। देखिए, केंद्रक है दो भागों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। अंततः अमीबा एक जनक कोशिका, अमीबा की जो एक जनक कोशिका जो है वह दो पुत्री कोशिकाओं में बंट जाती है। देखिए, दो पुत्री कोशिकाओं में बंट रहा है, दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बन जाते हैं। अमीबा में विभाजन हो गया। ये क्या है? ये कहलाता है द्विखंडन या द्विखंडन। अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में द्विखंडन, एक जीव से या एक जनक से दो अमीबा बन जाते हैं, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में भी कौन सा है? द्विखंडन हो रहा है, दो भागों में टूट रहा है एक जीव, इसलिए इसे द्विखंडन कहते हैं। पूरी बात यहाँ समझा दी गई है, आपके समझ में भी आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट अलैंगिक जनन की तरफ। दूसरा अलैंगिक जनन जो है वो होता है मुकुलन द्वारा। अब ये मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन देखिए क्या होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर पर अतिवृद्धि या मुकुल उत्पन्न होता है। अतिवृद्धि को क्या कहते हैं? मुकुल। ये देखिए, ये एक अतिवृद्धि शरीर पे उत्पन्न हो गई। क्या है ये? अतिवृद्धि है। इस अतिवृद्धि को क्या कहते हैं? इस अतिवृद्धि को मुकुल भी कहते हैं। ये देखिए, अतिवृद्धि उत्पन्न होती है, अतिवृद्धि को मुकुल कहते हैं। फिर से देखिए, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर पर एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है जो जनक से अलग होकर के
एक नए जीव का निर्माण करती है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है। किसमें पाया जाएगा? हाइड्रा और यीस्ट के अंदर इस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये देखिए मुकुल है यानी अतिवृद्धि है। ये अतिवृद्धि धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और ये बड़ी होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। यहाँ से एक टूट करके एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा जिसमें बहुत सारे टेंटिकल्स होंगे। ये नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ये नया हाइड्रा बन जाएगा। इसे संतति हाइड्रा भी कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन के दो प्रकार देख लिए हमने। लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभेद हमें आ गया। अब देखिए एक कहानी है डोली की। डोली एक भेड़ थी। डोली क्या थी? एक भेड़। इसके बारे में अलैंगिक जनन नहीं, इसके क्लोन के बारे में जानिए। डोली की कहानी क्या है? क्लोन का क्या अर्थ होता है? किसी भी जीव की हूबहू फोटोकॉपी। किसी भी जीव की हूबहू फोटोकॉपी यानी एक जीव है उसकी हूबहू फोटोकॉपी, सारे गुण उसके संतान में या उससे जो नया जीव बन रहा है उसके अंदर वैसे ही सारे गुण होंगे, उसे कहते हैं क्लोन। जैसे आपके पास एक कॉपी है या एक पेज है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी हूबहू फोटोकॉपी आपने निकाल ली, वो क्या हो जाएगा? क्लोन हो जाएगा। तो किसी जीव की हूबहू फोटोकॉपी उसका क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। किसी जीव की हूबहू फोटोकॉपी, ठीक है, क्लोन कहलाता है। अब इसके बारे में देखिए कि किसी समरूप कोशिका या शरीर के किसी भाग से हूबहू नया जीव या पौधा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। तथा उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। आपके पास एक पौधा है, उस पौधे की आपने क्या कर ली? एक पौधा है, उस पौधे से आपने है वो इसकी टहनी आपने तोड़ी, ठीक है। एक पौधे को आपने तोड़ करके दूसरी जगह लगाया, फिर उससे फिर नया पौधा आपने प्राप्त कर लिया। तो ये पौधा क्या बन गया? क्लोन बन गया। क्या बन गया? क्लोन बन गया। क्या बन गया? क्लोन। इसके अंदर इसके सारे गुण होंगे। ये इसका पेरेंट है ना, इस पेरेंट के सारे गुण इसमें पाए जाएंगे, इसे कहते हैं क्लोन। ठीक ये जीव के साथ होता है। कैसे हुआ आप देखिए, एक बार फिर से देखिए। किसी समरूप कोशिका या शरीर के किसी भाग से हूबहू नया जीव या पौधा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग। और उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ये किया किसने? ये किसी स्तनधारी में होने वाला पहला एक्सपेरिमेंट था दुनिया का। किसने किया? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था इयान विल्मट। ये स्कॉटलैंड का था। इयान विल्मट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, जहां इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था इंस्टीट्यूट का रोजलिन इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? एडिनबर्ग या स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। किस पशु पर इसने एक्सपेरिमेंट किया? भेड़ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और जो क्लोन भेड़ तैयार है उसका नाम क्या रखा? उसका नाम था डोली। अब ये डोली की कहानी है। डोली बनी कैसे? एक्सपेरिमेंट तो बता दिया, भेड़ का क्लोन है जिसका नाम डोली है। ये हुआ कैसे? देखिए, एक भेड़ थी, फिन डोरसेट भेड़। इसकी स्तन से क्या किया? स्तन से एक कोशिका ली। कोशिका में केंद्रक था, यानी स्तन कोशिका ली इसकी, याद रखो, उसकी स्तन कोशिका थी। दूसरी भेड़ थी स्कॉटिश ब्लैकफिश। इसके क्या किया? इसका एक अंड कोशिका ली। इसकी एक अंड कोशिका ली। इसकी भी एक कोशिका ली। कौन सी कोशिका थी? अंड कोशिका। दोनों को, इसका तो केंद्रक अलग कर दिया। फिन डोरसेट भेड़ के स्तन कोशिका से जो है वो केंद्रक निकाल लिया और इसका केंद्रक हटा दिया गया। अंड कोशिका के अंदर इसका अंड कोशिका केंद्रक हटा दिया और इस केंद्रक को, फिन डोरसेट भेड़ के कोशिका के केंद्रक को जो है ब्लैकफिश ईव डोरसेट भेड़ की अंड कोशिका के अंदर है वो डाल दिया गया। ये केंद्रक इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इस अंड कोशिका के अंदर देखिए केंद्र क्या पाए जाते हैं? सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। सारे गुणसूत्र इस केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। अब इस अंड कोशिका, फिर से समझिए, फिन डोरसेट भेड़ की स्तन कोशिका से
एक स्तन कोशिका ली, फिर डोरसेट भेड़ से एक स्तन कोशिका ली, उस स्तन कोशिका से केंद्र को अलग कर लिया। फिर क्या किया इन्होंने, स्कॉटिश ब्लैकफिश की अंड कोशिका ली, अंड कोशिका से इसका केंद्रक तो हटा दिया, ख़त्म कर दिया, हटा दिया, बाहर कर दिया, और जो फिर डोरसेट भेड़ की कोशिका का केंद्रक था वो इस कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और इस अंड कोशिका को किस में डाल दिया, इस स्कॉटिश ब्लैकफिश, इसका शकल ब्लैक है, इसके शकल गोरी है। ठीक है, इस ब्लैकफिश के अंदर वापस इसको रोपित कर दिया है, इस जो है ना अंड कोशिका को, जिसके अंदर जिस कोशिका, ये कोशिका, इसके अंदर केंद्र किसका है, इस डोरसेट भेड़ के केंद्र कोशिका के अंदर, इसके अंदर फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया ब्लैकफिश के अंदर। इस ब्लैकफिश ने इस डोली भेड़ को जन्म दिया, इस ब्लैकफिश ने क्या किया, इस डोली भेड़ को जन्म दिया। अब इसकी शक्ल देखो, सारे के सारे गुण किससे मिल रहे हैं, इसके सारे के सारे गुण जो है वो इससे मिल रहे हैं, डोरसेट से मिल रहे हैं, डोरसेट भेड़ से मिल रहे हैं। जबकि जन्म किसने दिया, इस काले मुंह वाली भेड़ ने दिया। ठीक है, क्यों, देखिए, क्योंकि इसका जो केंद्रक था, इस केंद्र के अंदर गुणसूत्र इसके थे और सामान्य रूप से विकास इसके अंदर हुआ, इसने इसको जन्म दिया। लेकिन इसकी कोशिका खाली थी, इसके अंदर सारे के सारे गुण किसके थे, जन्म इसने दिया, लेकिन ये किसके शक्ल जैसी थी, इसके शक्ल जैसी थी। इसे कहते हैं क्लोन। ये किसी स्तनधारी में होने वाला पहला क्लोन था और सारे के सारे गुण हूबहू फोटोकॉपी है ये डोरसेट भेड़ की, क्योंकि केंद्र किसका था, केंद्र के अंदर गुणसूत्र होते हैं, तो इसके जितने भी सूचनाएं, जितने भी लक्षण होते हैं, सब के सब इस फिन डोरसेट भेड़ से मिलते हैं। लेकिन इसकी वृद्धि जो थी वो स्कॉटिश ब्लैकफिश के अंदर हुई थी। ये भेड़ की कहानी है। ठीक है, इसके बाद भी स्तनधारियों के अंदर है वो क्लोन बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन सारे क्लोन जो बने, कुछ तो असफल हो गए, कुछ की मृत्यु है वो जन्म के कुछ समय बाद हो गई। तो इस प्रकार कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, आंशिक सफल हुए, लेकिन ये स्तनधारी भेड़ का जो क्लोन था ये पूर्ण रूप से सफल था। और इस डोली भेड़ का आगे जो है वो, इस डोली भेड़ ने कई बच्चों को जन्म दिया, कई बच्चों को जन्म दिया। इसका जन्म 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था, 1994 कुछ ऐसे हुआ था, ये 1996 में हुआ था, 94 में हुआ था, देख लेना इसका जन्म कब हुआ था। लेकिन ये 2003 के अंदर बाद में मर गई। लगभग 7-8 साल ये जीवित रही और इसने कई बच्चों को भी जन्म दिया और ये सामान्य भेड़ की तरह ही थी, इसमें कोई भी समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखने में एकदम डोरसेट भेड़ की तरह ही थी। ये डोली भेड़ की कहानी है। क्लोन पूछ ले आपसे तो बता देना। ये पाठ की एकदम समरी थी, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को पहुंचाओ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके इस वीडियो से। ठीक है, अपने नोट्स मैंने बना दिए हैं, आपको सरल भाषा के अंदर बना करके दिए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।